अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर का जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है ये आम तौर से हम लोग यूज करते हैं, ये वर्ड को यूज करते हैं, खासकर स्टूडेंट वगैरह पढ़ाई के सिलसिले में यूज करते हैं, एग्जाम के टाइम में यूज करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आने का बड़ा कम प्रोबेबिलिटी है, बड़ा कम चांस है, या फलना क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है, इसको खूब प्रैक्टिस कर लो। इस तरह से आपस में लोग बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी वर्ड जो है वो अछूता नहीं है ना। मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना। ठीक है, संभावना आने का जो चांसेस है, जो इवेंट है, अक्रेंस है, किसी भी इवेंट को होने की संभावना, किसी भी घटना को होने का क्या संभावना है, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है बेस थ्योरम। ठीक है, बेस थ्योरम पे अभी नहीं आएंगे, अभी टाइम लगेगा एक आध क्लास के बाद में। सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बेस थ्योरम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है, उसको उसके कंसेप्ट को सीख जाएंगे, क्योंकि उसमें आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से लेके कंडीशनल थ्योरम सब उसमें यूज हो ही जाता है ऑलमोस्ट। इसमें देखो क्या होता है, अब प्रोबेबिलिटी किसका निकालते हैं? किसी इवेंट का। तो कौन सा इवेंट भाई? तो एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया जाता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट कहने का मतलब जो ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हम और आप नहीं जानते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट में क्या आने वाला है, क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल थ्रोइंग अ डाई। डाई मतलब वो समझ रहे हो ना, जो लूडो में जो हम लोग पासा फेंकते हैं, खेलते हैं, डाई मतलब पासा। तो वो जो आउटकम होता है ऊपर में जो दिखेगा उसी को आउटकम बोलेंगे। ठीक है, वो आने का जो संभावना है। अब लूडो खेलते हैं तो 6 आने का क्या संभावना होगा, 4 आने का क्या संभावना है? वो 6 आने का संभावना है, वो भले मन में सोचते हैं कि यार ऐसे फेंक रहे हैं तो 6 आ जाए। सब तो 6 चाहता है, या कर किसी को मारना होगा तो वो 1 लाना है तो 1 मनाते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन अपने हाथ में तो है नहीं, वो भले ही फेंके और आ गया तो कहा गया अरे हम तो जानते थे, तो ये गलत है ना। अब मान लो टॉसिंग अ क्वाइन। हाँ, टॉसिंग अ क्वाइन, क्वाइन खोटा नहीं होना चाहिए, सोले वाला, इन्हें की एक ही चीज आए तो वो इसमें नहीं काउंट होगा। ठीक है, तो टॉसिंग अ क्वाइन, तो क्वाइन को जब टॉस कर रहे हैं तो हेड आएगा कि टेल आएगा, हम लोग जानते हैं नहीं ना। तो वो चीज, इसी को हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो संभावना होगा, जो इवेंट के आने का संभावना होगा, घटना का घटने का जो चांसेस होंगे, प्रोबेबिलिटी होगा, उसी को पढ़ेंगे। क्यों? अब जैसे एक श्योर इवेंट लेते हैं। श्योर इवेंट, इवेंट कहने का मतलब समझ रहे हैं? जैसे देखिए, मान लीजिए कि एक एग्जांपल से लेके चल रहे हैं, थ्रोइंग अ डाई। तो डाई जो थ्रो कर रहे हैं, हम लोग थ्रो कर रहे हैं मैंने फेंक दे रहे हैं, ऐसा नहीं, थ्रोइंग अ डाई। तो डाई को अगर हम थ्रो कर रहे हैं, चल रहे हैं, पासा चल रहे हैं, तो उसमें जो टोटल जो आउटकम्स आने का जो संभावना है वो क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। 6 को आता है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग टोटल आउटकम्स आने का जो संभावना होगा उसको हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, सैंपल, रैंडम एक्सपेरिमेंट में सैंपल स्पेस हुआ। जैसे दूसरा एग्जांपल अगर लेंगे तो अगर बात करते हैं टॉसिंग अ क्वाइन, तो टोटल सैंपल स्पेस मतलब टोटल आउटकम्स आने का जो है वो क्या है? हेड और टेल। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया? हेड कॉमा टेल। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस थ्रोइंग अ डाई वाला में 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो ये आपको सैंपल स्पेस समझ में आया कि सैंपल स्पेस मतलब टोटल जो आउटकम्स होने की जो चांसेस होगा उसको हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। इवेंट क्या है? इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। कहने का मतलब है कि जो फेवरेबल
जो फेवरेबल जो चीज है वो आने का क्या संभावना है, क्या है, उसको हम लोग इवेंट बोलेंगे। जैसे मान लो कि टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी या चांस, तो हेड जो हुआ ये एक इवेंट हुआ, हेड कॉमा टेल सैंपल स्पेस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से एक इवेंट जो हुआ, इवेंट इज अ सबसेट ऑफ क्या, सैंपल स्पेस। तो ये सब चीज है आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट, इवेंट, सैंपल स्पेस, अब प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला डेवलप होगा, फिर सिंबल, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि जब आप प्रॉब्लम बनाएंगे तो प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम रहता है। तो प्लेइंग कार्ड, ताश का पत्ता बहुत से स्टूडेंट जानते होंगे, है ना, सफर के दौरान बहुत लोग यूज करता है। ट्रेन पे अगर सफर टाइम पास करना है तो प्लेइंग कार्ड अगर मिलके, है ना, 29, 28 ये सब खेलते हैं, जो भी हो। तो इस तरह से तो जो खेले हुए है तो उसको तो जानकारी है हर चीज का उसमें, लेकिन जो नहीं खेला है बच्चा, वो तो कार्ड, कितना कार्ड होता है वो भी नहीं पता है, ठीक है। तो वो सब आपको इम्पोर्टेंट है, किसको क्या बोलते हैं, वो सब सारा पॉइंट जो है वो इनिशियल स्टेज में आपको याद रखना होगा, प्रॉब्लम बनाने में वो काम करेगा। तो इन जो अभी तक हम लोग मोटा मोटी जो डिस्कस किए हैं उसको लिखते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ताश का जो कार्ड है उससे रिलेटेड, प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो लिखिए PMC 1, प्लेइंग कार्ड्स। देखो बच्चों, अब ये प्लेइंग कार्ड्स का स्ट्रक्चर है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। प्लेइंग कार्ड में 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, ठीक है। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 26 को रेड कार्ड होगा और 26 को जो होगा वो ब्लैक कार्ड्स होंगे, ठीक है। अब 26 को फिर 13 और 13 में डिवाइड किया है। हार्ट 13, फिर डायमंड 13, इस तरह से ये रहेगा हार्ट। अगर हिंदी में हम लोग मतलब अगर बोलेंगे, कहने का मतलब जो प्लेइंग कार्ड खेलते हैं तो उसमें इसको ठिकरी लोग बोलता है। आप क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं छोड़िए, उससे कोई मतलब नहीं है। जो इंग्लिश है उसको याद रखिए, ध्यान रखिए, ठीक है। हर्ट हो गया 13, हर्ट का सिंबल आता है, और रेड में ही मतलब हर्ट रहेगा और डायमंड रहेगा। 13, 13, 26 हो गया। और ये हर्ट जो 13 रहता है वो किस स्ट्रक्चर में रहेगा, तो अल्फा बेट में से A, K, Q, J दिया गया है, और न्यूमेरिकल वैल्यूज में 10, 9, 8, 7 इस तरह से 2 तक जाएगा। सब में ऐसे ही रहेगा ये वाला चीज, ठीक है। इधर ब्लैक को फिर फर्दर डिवाइड किया गया स्पेड और क्लब में, ठीक है। स्पेड पान की पत्ता की तरह, और ये चिड़िया, क्लब मतलब चिड़िया, ठीक है। इस तरह से ये भी 13, ये भी 13, 13, 13, 26, ब्लैक कार्ड भी टोटल 26 होंगे, और उसमें 13 स्पेड होगा और 13 क्लब होगा। ये भी इसमें जो कार्ड जो रहेंगे वो A, K से किंग हो गया, ऐसा लिखा हुआ है। ये इस तरह से 9, इस तरह से 2 तक ये भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पे A को इक्का बोलते हैं, S, K को किंग बादशाह, Q को क्यून बेगम, इस तरह से, ठीक है। कभी कभी प्रॉब्लम में आपको ये वर्ड यूज कर देगा सूट, तो आपको समझना होगा सूट का मतलब क्या हुआ। तो सूट में हर डायमंड, स्पेड और क्लब होंगे। जहां भी ये यूज किया गया तो समझिए कि हर डायमंड और स्पेड और क्लब की बात कर रहा है। हर डायमंड, स्पेड और क्लब की बात कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, और फेस कार्ड या कोड कार्ड्स, फेस कार्ड्स या कोड कार्ड्स किसको बोलते हैं, तो जिसमें किंग, क्यून और जैक रहेगा, ये तीनों रहेंगे तो उसको फेस कार्ड्स बोला जाता है या कोड कार्ड्स बोला जाता है। तो ये प्लेइंग कार्ड का स्ट्रक्चर है। प्लेइंग कार्ड्स का कैसे क्या है वो सब ये थोड़ा याद रखना है ना। अगर नहीं खेले हैं कभी प्लेइंग कार्ड्स तो इसको आपको मेमोराइज करना होगा, ठीक है। अब डाई मतलब वही पासा, समझ रहे हैं, लूडो में जो यूज करते हैं वो पासा। पुराना जमाना महाभारत में जो शकुनी फेंकता था वो अलग था, है ना, वो भी पासे था लेकिन वो अलग टाइप का था। तो डाई
और डाई इज अ 6-faced क्यूब, ये ऑलरेडी जानते हैं, खाली इंग्लिश लिखा हुआ है उसको हम समझाते हैं। और डाई इज अ 6-faced क्यूब, द 6 faces आर मार्क्ड एज 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 ऐसे रहेगा, ऐसे रहता है उसमें, 5 इस तरह से रहता है, 6 इस तरह से मार्क रहता है, ठीक है, डॉट। When such a die is thrown, any one of face comes upward, अब फेंक रहे हैं तो कोई जो ऊपर में दिखेगा उसी को काउंट करते हैं, ठीक है, वही माना जाता है कि ये चीज आया है, ठीक है। तो अपवर्ड द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन दिस फेस इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, वही कि अगर हम फेंके और ऊपर में जो दिखा, जितना डॉट दिखा, 2 डॉट दिखा मतलब कहने मतलब 2 आया है, फेंके 6 डॉट्स दिखा तो मतलब 6 आया है। जो आपको ऊपर में दिखेगा वो साइड से नहीं देखना है, ऊपर वाला अपवर्ड फेस जो होगा वो डाई, ठीक है। अब इसके आगे कुछ और पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग लिखते हैं, जो कि आपको समझा दिए हैं। एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं? ऐसा एक्सपेरिमेंट जो रैंडमली किया जाए, जिसका आउटकम्स किसको मालूम नहीं हो, ठीक है। इवेंट बताए हैं तो वो सब सारा लिखेंगे, इतना कॉपी कीजिए। अब आइए इन चीजों को समझते हैं, ठीक है। प्लूरल ऑफ डाई इज कॉल्ड दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। पीएमसी 3rd में रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम्स मालूम नहीं हो, सर्टेनिटी के साथ गेस करके बोल देना और आ जाना वो अलग चीज है, ठीक है। मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट रैंडमली जो जिसका आउटकम्स प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है सर्टेनिटी के साथ, तो उसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। आप लिखते जाइए, एन एक्सपेरिमेंट whose outcome cannot be predicted with certainty is called a random experiment, ठीक है। जैसे ये सब एग्जांपल इसलिए लेके चला जा रहा है कि इन्हीं सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहते हैं, ठीक है, क्वाइंस और डाई का। ज्यादातर टॉसिंग ऑफ अ क्वाइन, क्वाइन को टॉस किए तो ये क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसका आउटकम्स हेड आएगा कि टेल आएगा नहीं मालूम, ठीक है। थ्रोइंग अ डाई, डाई को अगर हम लोग पासा को फेंकते हैं, चलते हैं, तो क्या इसका आपको मालूम है कि 6 आएगा कि 5 आएगा कि 4 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा कि 1 आएगा? नहीं ना। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट इसी को बोलते हैं। पीएमसी 4 में सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या हुआ? जो टोटल आउटकम्स आने का जो संभावना है, ठीक है, टोटल आउटकम्स जो आता है मतलब आ सकता है, उसको हम लोग सैंपल स्पेस। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस फॉर दैट एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस कहलाएगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम मतलब जो भी आपका आउटकम्स आने का जो रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि रैंडम, ये सैंपल स्पेस है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एस, एस कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। जैसे टॉसिंग अ क्वाइन, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? H, T, ऐसे कर्ली ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे। व्हेन अ क्वाइन इज टॉस, सैंपल स्पेस S बराबर H, T है ना, कर्ली ब्रैकेट में इस तरह से कॉमा देके लिखते हैं। व्हेन अ डाई इज थ्रोन, सैंपल स्पेस क्या होगा? ये 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये जितना भी पॉसिबल आउटकम्स है उस सब को सैंपल स्पेस में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इवेंट, अब इवेंट क्या है? अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। लेट अ डाई इज थ्रोन, तो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा बाबू? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। लेट ए बराबर 1, 3, 5। फिर मान लेते हैं, अपने मन से हम मानते हैं कि ये क्या है। अब ये देखो इसका सबसेट है ना। फिर बी को मानते हैं 2, 4, 6,
और फिर सी को ले लेते हैं समझाने के लिए ये एग्जांपल 5 और 6, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? ए इज कॉल्ड इवेंट है, इवेंट ऑफ occurrence of an odd numbers, ठीक है। ये क्या है? यहाँ पे इवेंट है, एक ऐसा इवेंट है जो जिसमें ऑड आने का चांसेस है, ऑड आया है, ठीक है। बी क्या है? बी इज एन इवेंट ऑफ occurrence of an even number, of an even numbers. C is an event of occurrence, जो होने का संभावना है, जो हुआ है, वो occurrence of an event of occurrence of C is an event of occurrence of numbers greater than 4। तो इसमें से 4 से बड़ा नंबर जो है वो 5, 6 है, वही होने का ना ये इवेंट है। तो इवेंट भी आपको क्लियर हो गया है। अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे, पहले इतना कॉपी कीजिए। चलो और इसको देखो नोट्स में। 5 इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एस। 5 तो किसी भी सेट का सबसेट होगा, ठीक है। 5 इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट बराबर 0, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0 होगा। कैसे आएगा? इस फॉर्मूला पे सेट करेंगे। देखिए समझते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट का एग्जांपल जैसे है ना, प्रोबेबिलिटी के बारे में है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि कॉइन को टॉस किए, अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है। तो आउटकम्स अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द अकरेंस ऑफ एन इवेंट ऑफ नंबर 2, तो भाई क्वाइन को टॉस करोगे तो हेड और टेल मिलेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू तो मिलेगा नहीं, तो 2 कहां से आएगा? दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो जो पॉसिबल इवेंट नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0। वो आ ही नहीं सकता है, उसका चांसे नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया? उसका प्रोबेबिलिटी 0 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अब मान लीजिए कोई ये पूछे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ हेड इफ वी थ्रो अ डाई, ठीक है। तो भाई अगर हम डाई को थ्रो करते हैं, चलते हैं, ठीक है, पासा को चलते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये आता है। हेड कहां से आ जाएगा? उसमें नहीं ना आएगा। दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट, जो नहीं हो सकता है, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब कोई पूछ दे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गिव अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड बाय अ मेल पर्सन। मर्दाना कभी बच्चे को जन्म दे सकता है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। क्लियर? ठीक है। एक थोड़ा फनी टाइप का भी आपको एग्जांपल समझा दिए। तो ऐसे इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 होगा। एस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ एस। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इट सेट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। एस इज कॉल्ड ऑल्सो श्योर इवेंट। श्योर इवेंट, तो जो श्योर इवेंट है, ठीक है, जो मालूम है, श्योर इवेंट है, उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। देखो प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यूज होंगे वो 0,
से 1 के बीच में लाई करेगा, इंक्लूडिंग 0 एंड 1 ऑल्सो। ठीक है, इसमें 1 और 0 मतलब 1 से ही इसमें तुलना किया जाता है। जैसे परसेंटेज को 100 से हम लोग समझते थे, इसमें 1 से समझना होगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और मिनिमम वैल्यू 0, नो निगेटिव, नो अदर थिंग्स। ठीक है, तो इस तरह से 0 से लेके 1, 0 इंक्लूडिंग और 1 को भी इंक्लूड करेंगे, जो भी वैल्यू जो होगा वो प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज क्या है? 1 होगा प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट का। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट के लिए इतिहास दिया। ठीक है, अब उसमें नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो मान लीजिए कि 5 है। ठीक है, और वो गवर्नमेंट को वैकेंसी जो वैकेंट है उसको फुलफिल करना है। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है। ठीक है, कि 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड फॉर फलाना पोस्ट। ठीक है, और 5 ही एप्लीकेंट वहां पे पहुंचा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ये श्योर इवेंट है कि 5 को है वैकेंसी या 5 को है तो 5 को लेना है, क्योंकि वैकेंसी को फुलफिल करना है। ठीक है, दैट इज श्योर इवेंट। ठीक है ना। मान लीजिए एक कॉइन लेते हैं जिसका दोनों साइड हेड ही है। मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, मान लेते हैं कि कोई कॉइन है जिसका दोनों साइड हेड है। तो अगर हम टॉस कर रहे हैं तो इसका प्रोबेबिलिटी हेड आने का क्या है? 1 है, बिकॉज दोनों साइड 1 है। तो ये श्योर इवेंट ना हो गया कि दोनों साइड हेड है तो हेड ना आएगा, दैट इज श्योर इवेंट। ठीक है, तो इसको हम लोग श्योर इवेंट कहते हैं और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1 होता है। अब देखो ये बेसिक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का निकालने का ये बेसिक फॉर्मूला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई इज डिनोटेड बाय पीई, ब्रैकेट में ई। देखिए बहुत सा बुक में या हम भी लिखेंगे, ऐसा नहीं है। इवेंट को ए बी सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये सबसे डिनोट किया जा सकता है, करता है। ठीक है, हम यहाँ इवेंट को कैपिटल ई से डिनोट कर रहे हैं। जनरली इवेंट को कैपिटल से ही डिनोट कीजिए, सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से, इस तरह से। ठीक है, तो इसको डिनोटेड बाय पीई एंड डिफाइंड क्या है? पीई का फॉर्मूला क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई, इवेंट ई। प्रोबेबिलिटी इसको पढ़ोगे क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल, जो टोटल आउटकम जो होगा दैट इज सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में जितना नंबर्स होंगे वो लेना है और जिस इवेंट के बारे में आपका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसका नंबर लेना है। तो बेसिक फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाय एन एस, विच इज इक्वल टू, हम लोग समझ सकते हैं, नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू इवेंट ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस दैट इज सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस का नंबर। जैसे अब एग्जांपल के लिए समझिए, एग्जांपल लेते हैं। लेट अ क्वाइन नहीं ले लो, ये भी होगा, देखो इसमें थोड़ा सा अच्छा से। लेट अ डाई इज तो आपका सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा? 1 2 3 4 5 6 और लेट मान लेते हैं ए 1 3 5, बी को मान लेते हैं 2 4 6 और सी को मानते हैं 5 6। ठीक है, तो अब पी ए, तो ये पहले पढ़ेंगे इसको,
प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ, अब 135 क्या है, ऑफ एन इवेंट ऑफ ऑड नंबर्स। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो नंबर ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एस, सैंपल स्पेस, टोटल आउटकम्स। तो ये क्या हो गया, एन ए नंबर 1 2 3 डिवाइडेड बाय 6, तो 1/2 ये। फिर सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसको क्या पढ़ोगे, यहाँ पे 2 4 6 क्या है, और इवन नंबर है ना। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, जब एक डाई को हम लोग चलते हैं, थ्रो करते हैं, तो इवन नंबर्स आने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ऑफ एन इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, तो ये क्या होगा, एन बी बाई एन एस, इसका सैंपल स्पेस इस एक्सपेरिमेंट का। तो एन बी कितना है, 1 2 3/6, दैट इज 1/2, ठीक है। एक और है, उसको भी समझते हैं कि क्या पढ़ सकते हैं। तो पी सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ numbers greater than 4 is equal to number of C divided by sample space. तो number of C 2 1 2/6, that is 1/3। ये ध्यान रखना है कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला पे, तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको निकालना होगा, जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, मतलब जो होने का संभावना है उसको, उसका नंबर, मतलब कितना टाइम्स वो हो सकता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू इवेंट ई टोटल नंबर ऑफ केसेस से डिवाइड कर दीजिए, तो वही उस इवेंट का प्रोबेबिलिटी होगा। विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल, आई होप आपको समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए। आओ बच्चों, अब इन सब पॉइंट्स को समझते हैं, सीखते हैं, ठीक है। आपको ऑलरेडी समझा दिए हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और 0 और 1 को भी इंक्लूड करना है, मतलब क्लोज इंटरवल 0,1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट 0, ऑलरेडी इतना लेक्चर दे चुके हैं कि इम्पॉसिबल इवेंट कैसे समझेंगे, श्योर इवेंट कैसे समझेंगे, वो आपको भी मतलब हम बता दिए, ठीक है। अब आइए कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, या जिसको नन अकरेंस ऑफ एन इवेंट बोल सकते हैं। नन अकरेंस ऑफ एन इवेंट मतलब क्या हुआ कि जो इवेंट हो चुका है पूरा सैंपल स्पेस में, मान लो कोई एक्सपेरिमेंट की है, रैंडम एक्सपेरिमेंट की है, और जो एक्सपेरिमेंट में जो इवेंट हो चुका, अकर हो चुका है, फेवरेबल केसेस जो आए, उसके बाद जो बचेगा वो क्या होगा, नन फेवरेबल होगा, नन अकरेंस ऑफ इवेंट होगा। तो नन अकरेंस ऑफ इवेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या कर देना है, क्योंकि टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगा अकरेंस का और नन अकरेंस का, वो मिला के उसका सम दोनों का 1 होगा, ठीक है। और नन अकरेंस निकालने का जो मेथड होगा वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट होगा, 1 माइनस पीई, मतलब दिस प्लस दिस बराबर 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नन अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसको क्या है, इसको हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट भी बोलते हैं। तो कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ई इज डिनोटेड बाय ई बार या ई डैश या ई का पावर सी, ऐसे कंप्लीमेंट हो गया। और हम लोग समझेंगे नॉट ई, कभी कभी नॉट ई निकालने के लिए रहा, लिखा हुआ रहा है फाइंड नॉट ई, ठीक है। तो नॉट ई का मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, तो 1 माइनस ये कीजिएगा, ठीक है। अब
इसको ये कैसे आया ये देख लो, समझ लो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। जैसे एक सैंपल स्पेस लिए और इसमें एक इवेंट लिए ई, तो बाकी जो होगा ई डैश होगा, इधर जो खाली है सो मतलब ये सब है ना, ई डैश है इस पूरा सैंपल स्पेस में, ठीक है। एस क्लियर। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि एन ई प्लस एन ई डैश बराबर एन एस, जो भी नंबर होंगे ई और ई डैश सब मिला के ही एस बनेगा ना जी, ठीक है। जैसे मान लो एस जो है सैंपल स्पेस मान लेते हैं हेड और टेल का है सपोज, ठीक है, समझा दे रहे हैं। द अकरेंस ऑफ इवेंट मान लो हेड है, तो बचा हुआ जो होगा वो टेल होगा। तो एक ई है तो एक ई है तो दो हो, तो एक दो मिला के सैंपल स्पेस बना ना नंबर्स। तो ये है डिवाइडिंग बाय सैंपल स्पेस, डिवाइडिंग बाय एन एस ऑन बोथ साइड्स वी गेट एन एस। तो ऐसे एन एस बाई एन एस बाई एन एस ये। तो अब एन ई बाई एन एस प्लस एन ई डैश बाई एन एस इज इक्वल टू 1। ये और ये कैंसिल हो गया 1। तो और देखिए नंबर ऑफ ई डिवाइडेड बाई सैंपल स्पेस, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो गया, और नंबर ऑफ ई डैश तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश हो गया, नीचे सैंपल स्पेस होना चाहिए, इज इक्वल टू 1। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ये 1 माइनस टीई, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि सपोज एग्जाम्पल के लिए इधर लिख लेते हैं, इधर स्पेस है, एग्जाम्पल कॉइन इज टॉस्ड। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड कॉमा टेल, ठीक। लेट ई बराबर हम लोग एच लेते हैं, एच के लिए तो इसको क्या करोगे बाबू, इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ हेड, ठीक है, इवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ हेड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ई का निकाल लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई क्या होगा, एन ई डिवाइडेड बाई एन एस, दैट इज ई कितना है, एन ई 1 एस 2 है, ठीक है। तो ई डैश अगर निकालने के लिए हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस, नॉन अकरेंस ऑफ हेड, नहीं आने का संभावना, हेड नहीं आने का क्या संभावना होगा, ये आने का होगा, ये नहीं आने का होगा, तो क्या होगा 1 माइनस पीई, तो 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ। तो नॉन अकरेंस का मतलब आपको समझ में आ रहा है, तो देख रहे हैं सही बात है, नहीं आने का संभावना क्या है, हाफ। हेड और टेल आने का संभावना क्या है, हाफ हाफ। तो हेड अगर हाफ है तो वो भी हाफ होगा, और इस सब का सम 1 होना चाहिए, तो हो रहा है ना हाफ प्लस हाफ 1। तो ये नॉन अकरेंस, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट भी बोलते हैं, तो इतना कॉपी कीजिए, ठीक है। पीएमसी नेक्स्ट में और इन फेवर ऑफ, तो पहला odds in favor of an event E बराबर एन ई बाई एन ई डैश, या बार लिख सकते हैं, मतलब फेवरेबल केसेस
और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस। ठीक है, इसी को आप प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, NS से डिवाइड कर दो, सैंपल स्पेस से, NE डैश बाई NS। तो ये इतना को हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ E लिख सकते हैं और इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश लिख सकते हैं। क्लियर। दूसरा, odds against an event E बराबर NE डैश, अगेंस्ट है तो ऊपर में ये बाई NE, ये मतलब अनफेवरेबल केसेस होगा, नंबर ऑफ अनफेवरेबल cases by number of favorable cases। इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो सिमिलर वे में NS से सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो ये आ जाएगा PE डैश बाई PE। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट, ऑड अगेंस्ट एन इवेंट ये है। जैसे प्रॉब्लम अगर बनाना है तो मान लीजिए कि ऐसा, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A 3/16 दिए हुए है, देन फाइंड A में odds in favor of A, B में odds against of an event A। ठीक है, ये निकालना है। अगर ये प्रॉब्लम है दिए हुए से तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देखिए। देखो, सबसे पहले odds in favor of A, तो odds in favor of A PA बाई PA डैश हो जाएगा, तो A डैश निकालिए, ये दिए हुए हैं तो PA डैश, नॉन अकरेंस वाला क्या होगा, 1 माइनस अकरेंस। ठीक है, A डैश बराबर ये, और PA डैश इज 1 माइनस PA 3/16, तो 13/16 PA डैश हो गया। तो A में odds in favor of A बराबर PA बाई PA डैश, या बार भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा, PA कितना आया, दिए हुए हैं PA 3/16, अब PA डैश 13/16, 16 कैंसल, तो ये आपको आ गया 3/13। ठीक है, B ऑड अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट A, तो अगेंस्ट वाला में PE डैश, A डैश पहले आएगा, A डैश A से डिनोट किया है, A डैश और प्रोबेबिलिटी ऑफ A, इसका ठीक उल्टा। ठीक है, तो ये 13/3 होगा ना, PA डैश पहले आ जाएगा तो 13/16 पहले आ जाएगा और 3/16, तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो odds in favor of an event and odds against an event का जो फॉर्मूला बना उससे रिलेटेड प्रॉब्लम था, वो एक आध प्रॉब्लम और बनाते हैं इससे रिलेटेड, कॉपी कीजिए। आओ बच्चों अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ odds in favor of an event A is 3/10, 3:10 है, देन फाइंड odd against A। ठीक है, 1 by 1 बनाते जाते हैं।
तो अभी हम लोग पढ़े सीखे सॉल्यूशन 1 का फेवर ऑफ एन इवेंट ए, ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट ए दिए हुए, ठीक है। तो ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट ए बराबर के क्या दिए हुए हैं 3/10। तो ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट क्या होगा पी ए बाई पी ए डैश इज 3/10, ठीक है, दिए हुए गिवन है ये। देन फाइंड ऑड अगेंस्ट ए, तो ऑड अगेंस्ट ए बराबर क्या होता है पी ए डैश बाई पी ए 10/3। इसी का उल्टा कर देंगे तो अगेंस्ट ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम, a die is thrown, find odds in favor of getting a prime number, ठीक है। तो let a या e मान लीजिए जो भी हो, and event of a को मान लिए, let a क्या है an event of getting a prime number, ठीक है। जब सैंपल स्पेस इसका क्या होगा डाई इज थ्रोन का 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ए क्या है एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, फाइंड ऑड्स इन फेवर ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, क्लियर। तो पी ए बाई पी ए डैश, तो पी ए निकालना है, ठीक है। तो पी ए का फॉर्मूला क्या होगा एन ए बाई एन एस सैंपल स्पेस। तो पी ए इज एन ए नंबर ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 1 3 5, तो नंबर कितना हुआ 3, सैंपल स्पेस 6, तो 1/2। नाउ पी ए डैश बराबर क्या होगा नन अकरेंस ऑफ इवेंट, तो 1 माइनस पी ए, तो और पी ए डैश इज 1 माइनस 1/2 दैट इज हाफ, ये भी आया इस तरह से। तो इसलिए जो निकालना क्या है गेटिंग अ प्राइम नंबर, फाइंड ऑड्स इन फेवर ऑफ, ऑड इन फेवर ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर ए मान लिए हैं ए, तो ऑड्स इन फेवर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या पी ए बाई पी ए डैश। तो पी ए 1/2 बाई 1/2 बराबर 1, ये आंसर। तीसरा, अ बैग कंटेन्स, एक बैग है उसमें 7 ब्लैक बॉल है, 7 ब्लैक है, 20 से ब्लैक और 9 रेड है, ठीक है। टोटल कितना हो गया 16। What is the odd against that a ball drawn at random is black? ब्लैक आने का जो odd against है वो निकालना है। तो इवेंट मान लीजिए ब्लैक का, बॉल ड्रॉ करते हैं तो वो ब्लैक होगा, उसका इवेंट मान लेते हैं कि लेट ए बराबर एन इवेंट ऑफ ड्रॉन बॉल इज ब्लैक। ये क्या है इवेंट है जो ड्रॉ कर रहे हैं उसको ब्लैक होने का, ठीक है। तो ये हो गया इतना, तो पी ए तो पी ए बराबर क्या होगा आउट ऑफ 16 ब्लैक आने का जो संभावना है 7 में ना है, तो 7/16 हो जाएगा, क्लियर पी ए। तो नाउ पी ए डैश बराबर 1 माइनस पी ए और 1 माइनस 7/16 9/16। तो इसलिए ऑड अगेंस्ट है, ऑड
अगेंस्ट ए, क्योंकि इवेंट को मान लिए हैं ब्लैक को ये, तो ऑड अगेंस्ट ए का मतलब पी ए बाई पी ए डैश। तो पी ए क्या है 7/16 और 9/16 विच इज इक्वल टू 16 7/9। ये ऑड अगेंस्ट ए और ऑड इन फेवर ऑफ ए समझ में आ गया है। चलिए इतना कॉपी कीजिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सेक्शन है सम नोटेशन, इसको आपको समझ के याद रखना है, क्योंकि क्या होता है जो प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम रहेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, वो तो वर्ड्स में रहा, इंग्लिश में रहा, उसको कन्वर्ट करना है मैथ में, ठीक है। तो क्या दिए हुए रहेगा तो क्या फाइंड आउट करना है, ये नोटेशन से आपको पता चलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम बनाने में, नहीं तो ऐसे आपको समझ नहीं आएगा क्या निकालना है। तो ये सेक्शन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे अब देखो समझो, एट लीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी अकर्स, दो इवेंट है उसमें कम से कम एक इवेंट्स हो, ठीक है। तो क्या निकालना है, अगर ऐसा इंग्लिश कहीं लिखा हुआ है कि एटलीस्ट वन ऑफ ए कॉमा बी अकर्स, तो आपको ए यूनियन बी निकालना है, ठीक है। ये मैथ में हो गया यूनियन बी, ए यूनियन बी, ठीक है। या ए प्लस बी या ए और बी, अगर कोई बोले कि ए और बी निकालना है तो इसका मतलब ए यूनियन बी निकालना है, और है ना, ठीक है। तो इस तरह से ए और बी, ए यूनियन बी, ये सब बराबर मीनिंग है। फिर बोथ ए एंड बी अकर्स, दोनों एक साथ अकर होगा तो आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, जिसको आप ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी का मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब हुआ ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी, क्लियर। फिर ए अकर एंड बी डज नॉट अकर, तो ए अकर बी डज नॉट अकर, जो नहीं होता है नॉन अकरेंस का डैश से, ठीक है, ई डैश लिखवाते हैं। इसको आप ये भी बना सकते हो, ये फॉर्मूला। अब मान लो कि पता नहीं चल रहा है कि ए बी डैश कैसे निकालेंगे, या ए बी बार जिसको बोल सकते हैं। तो ए बी का क्या है, ए इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी बार बन जाएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ और फॉर्मूला ये बन गया, ए इंटरसेक्शन बी। और इंटरसेक्शन यूनियन ये सब हम लोग सेट में भी पढ़े थे, इसमें भी प्रोबेबिलिटी में भी वैसे ही उसी टाइप का फॉर्मूला यूज होगा, है ना। जैसे हम लोग पढ़े थे कि ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, सेट थ्योरी में। तो ये प्रोबेबिलिटी के टर्म में क्या होगा, सबको एस से डिवाइड कर दो, सबको एस से डिवाइड कर दो, एस से डिवाइड कर दो, एस से डिवाइड। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया किसका, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, और ये प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी, और ये प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। जो निकालने के लिए आएगा तो अब लग रहा है कि ये इंटरसेक्शन भी, तो कुछ इंफॉर्मेशन दिए हो जाएगा, मान लो ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, तो ये निकलेगा इंटरसेक्शन वाला, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला लगा के ये निकाला जा सकता है। पहले मीनिंग समझिए कि ये अगर लिखा हुआ है तो हमको ये निकालना है ना। तो ये अगर आप समझ लिए, याद रखना है, तो आपको प्रॉब्लम बनाने में सहूलियत होगा। नहीं तो ऐसे लगेगा कि ये अगर बी डज नॉट बी, ये वो क्या निकालना है ना। तो ये नोटेशन हम लिखे हैं, बोथ ए एंड बी अकर्स, तो ये हो गया, यहां तक हम लोग समझ चुके थे। एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी अकर, एग्जैक्टली, तो ए को कोई होगा दूसरा नहीं, तो कोई जरूरी है कि ए ही होगा, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी है, ए होगा बी नहीं, बी होगा ए नहीं। तो इस तरह से ये लिखिए, चाहे ये लिखिए, ठीक है। ए बी बार का मतलब समझ में आ गया, ए डैश बार का मतलब ए डैश, ए बार मतलब ए बार इंटरसेक्शन बी हो जाएगा इसका लिए, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम में अगर ये वर्ड निकालना है तो ये और ये दोनों निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। नाइदर ए अकर नॉर बी अकर, तो नन अकरेंस ऑफ बोथ, ठीक है। एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी अकर, देखो एटलीस्ट वाला में क्या होता है, एटलीस्ट वाला में यूनियन लगता है,
और बोथ वाला में इंटरसेक्शन लगता है, ठीक है। तो यहां भी यूज किया है एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी अकर, तो एटलीस्ट में यूनियन लगेगा, तो ए और बी और सी एटलीस्ट कोई एक, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, ये टोटल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये निकालने के लिए हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। ये एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी अकर, एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी, देखो ये अकर, बाकी दो को नहीं होगा, तो इसको सब समझिए कि ऐसे लिखना रहता है, ए बी सी प्रोडक्ट, मतलब इस तरह से, और ये अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये ऐसे बन जाएगा इंटरसेक्शन में, ये क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए बी नॉट और सी नॉट है, ठीक है, बार है, तो ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार बनेगा, ये ठीक है। यहां से देख लो, ये अगर ऐसा लिखा हुआ रहता है गुना में ए बी, माने ऐसे लिखा हुआ है तो ये इंटरसेक्शन, ठीक है, तो इसका भी इंटरसेक्शन होगा, ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार, ठीक है। तो एग्जैक्टली वन ऑफ ए बी सी अकर, तो ए वो अकर हुआ, दो वो नहीं हुआ, अब जो हुआ उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं हुआ उसको ऐसे कर दीजिए, दो पे क्या है, बात डालेंगे ना, इस तरह से ये एग्जैक्टली टू ऑफ ए बी एंड सी अकर, एग्जैक्टली टू, तो दो गो का देखिए, दो अकर हो रहा है, अकरेंस बार नहीं, नॉट अकर का ये सिंबल है, ए बी सी बार, या ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। ऑल द इवेंट्स ए बी सी अकर, तो ए बी सी हो जाएगा। अब ए बी सी का मतलब क्या हो गया, समझो, ए बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, तो ए बी सी का मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये नॉन अकर्स, कोई नहीं, तो ये ए बी सी नॉट अकर, तो ये इसमें क्या होगा, यही चीज है, यहां बार 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 लग जाएगा इसके लिए, तो ये नोटेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ढंग से एकदम याद कर लीजिए, ये याद रहेगा तो प्रॉब्लम बनाने में बहुत सहूलियत होगा, क्योंकि आपका प्रॉब्लम इस तरह का रहेगा, जैसे एटलीस्ट वन ऑफ रेड बॉल अकर्स, रेड बॉल इज ड्रॉन, एटलीस्ट द बॉल ड्रॉन इज एटलीस्ट रेड, इस तरह से क्वेश्चन में वर्ड यूज होंगे, तो ये आपको यही सब काम करने वाला है, ठीक है। तो ये छाप लो। नेक्स्ट थ्योरी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स और b should not be equal to 5, ऐसा इवेंट मतलब इम्पॉसिबल इवेंट नहीं होना चाहिए। लेट ए एंड बी बी टू इवेंट्स, देन p a by b denotes the probability of occurrence of a when the event B has already occurred. P A by B is also called conditional probability of A when B is given, या when B is already occurred. इसमें देखो, इस समझते हैं थोड़ा सा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी आपको निकालना रहेगा विथ कंडीशन के साथ। कंडीशन दिए हुए है, जैसे मान लीजिए कि आईआईटी में 14 लाख स्टूडेंट्स उसको लिखा एग्जाम को, जिसमें से 5 लाख का सिलेक्शन हो गया मेंस में, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा एडवांस के लिए कि कितने स्टूडेंट्स सक्सेस होंगे एडवांस में, व्हेन 5 लाख स्टूडेंट्स हैज ऑलरेडी गेट सेलेक्टेड इन मेंस। मतलब एक इवेंट हो चुका है,
जब हो चुका है तो उसके बाद इवेंट निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। समझ में आ रहा है? शुरुआत में मान लो कि 14 लाख स्टूडेंट्स आईआईटी के एग्जाम को लिखा, जिसमें से 5 लाख का सिलेक्शन मेंस में हो गया, तो कितना प्रोबेबिलिटी होगा स्टूडेंट्स का एडवांस में सिलेक्शन होने का? ठीक है, तो यही इवेंट है ना कि एक ऑलरेडी हो चुका है, तो क्या हो चुका? मेंस हो चुका है, तो एक इवेंट्स ऑलरेडी हो चुका है, तो ये कंडीशन है। उसके बाद जो इवेंट निकालना है दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इसमें मान लेते हैं कि ए एंड बी 2 इवेंट्स है, बी इज 5, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट्स होना चाहिए। Then PAB denotes the probability of occurrence of A when the event B has already occurred. जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं और इसको एग्जाम्पल die is thrown, तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, A मान लो A 1 3 5 और बी को हम लोग मानते हैं 5 6। ठीक है, तो यहां पे एक तरह से क्या है, ए क्या है? इवेंट ऑफ occurrence of odd numbers और बी क्या है? इवेंट ऑफ occurrence of numbers greater than 4। ठीक है, ये है। तो अब पी ए बाई बी क्या होगा? समझिए, पी ए बाई बी, तो ये पहले इंग्लिश लिखते हैं, मतलब क्या है ये? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ऑड नंबर्स, ए है ऊपर में, तो अकरेंस ऑफ एन ऑड नंबर्स when numbers greater than 4 has already occurred। ये probability of occurrence of an odd numbers when the number greater than 4 has already occurred। ठीक है, नंबर greater than 4 has already occurred, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? देखिए, कोई भी हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ये मान लो कि ई है, ई समझो। ठीक है, तो पीई का क्या फॉर्मूला? बेसिक फॉर्मूला था एन ए बाई एन एस, यही ना होता था। तो इसी के तर्ज पे सोचेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ऑड नंबर्स व्हेन द नंबर ग्रेटर देन 4 हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, तो इसमें जो आपका प्रोबेबिलिटी है ऑड नंबर होने का, जिसमें से 5 और 6 ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, तो ये और ये दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन नंबर है, 5। ठीक है, देखो ऑड नंबर का है कह रहा है। ठीक है, और जब 4 से बड़ा नंबर हो चुका है, तो ये और ये क्या है? 5 ही ना, एक कॉमन नंबर है, तो ये एक हो गया ऊपर में इवेंट। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होगा? 6 होगा कि 3 होगा? नहीं, 3 होगा, क्योंकि ऑड नंबर जो है ऑलरेडी अकर्ड हो चुका, मतलब ये 3 5 है। ठीक है, इसमें से 6 में से 3 तो ऑलरेडी हम लोग को क्या है? अकर हो चुका है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ऑड नंबर्स। तो इसलिए जो सैंपल स्पेस बचेगा वो 3 ही होगा, दैट इज 1/3। ये इसका आंसर होगा। और इतना ज्यादा माथा पेची नहीं करना है, इसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को
लिखिए और बनाइए प्रॉब्लम, सबसे अच्छा। अगर मान लो कि वर्ड क्या है नहीं है, अगर वो नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट फॉर्मूला था। इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसका क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट में, इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है पी ए बाई बी, ए बटा बी का जो फॉर्मूला है वो ये है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बी। इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये ए बाई बी का मीनिंग ये हो गया, या इसी में लिख दिया जाए, ठीक है। या दूसरा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये कैसे जब एक्सप्लेन करते हैं, पी ए बाई बी, यहां कैसे 1 हुआ इंटरसेक्शन, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, नंबर में 5 होगा, तो 5 में एक ही नंबर न हुआ, 5 ही कॉमन न है, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन क्या हुआ, तो 1, और नंबर ऑफ बी 2, नंबर ऑफ बी, हाँ नंबर ऑफ बी तो यहां पे 2 हो जाएगा। ये ऑलरेडी अकर्ड 5 और 6। तो इस तरह से एन इंटरसेक्शन ये और ये इतना। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन होगा वो आपको समझाते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी है तो इसको सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दो, ए इंटरसेक्शन बी है, सैंपल स्पेस से डिवाइड किए, और एन बी इसको भी सैंपल स्पेस से डिवाइड किए, तो ये प्रोबेबिलिटी बन गया इसका, ऊपर में जो रहता है वो, और ये प्रोबेबिलिटी बन गया बी का, ये ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, ए बाई बी निकालने में काम आएगा। तो इसको पढ़ेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड या व्हेन बी इज गिवन, ठीक है। इस तरह से ये प्रोबेबिलिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बनाएंगे, इतना कॉपी कर लो। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो हम लोग ये निकाले रिजल्ट, इसको फॉर्मूला को याद रखने के लिए फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे एक्चुअली होता क्या है, जो हम लोग किसी प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं, किसी इवेंट के इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो एन ई बाई एन एस है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आप ए बाई बी है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी को इवेंट समझना होगा। फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे, इवेंट, ए इंटरसेक्शन बी को इवेंट समझिए और बी वाला को आप सैंपल स्पेस समझिए, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। इसी को इधर देखो प्रोबेबिलिटी के टर्म में इसी को गुना कर देंगे, और ये इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी बी इंटू पी ए बाई बी होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यही मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है। इसी को गुना के फॉर्म में लिख देगा तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम यही है, ठीक है। नाम ऐसे चुना है, ऐसे चुना है, वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। इसको हम लोग पी ए इंटरसेक्शन बी को लिख सकते हैं जी, पी बी इंटू पी ए बाई बी, ठीक है। तो ये इसी का नाम दे दिया गया है मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। और ये हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि इसको कैसे याद रखोगे, तो जब आप ये निकालेंगे पी ए बाई बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो आपको ए इंटरसेक्शन बी क्या काम करेगा, इवेंट का काम करेगा, और बी जो है नीचे वाला जो है वो सैंपल स्पेस का काम करेगा। तो लिखिए नोट में, while कैलकुलेटिंग पी ए बाई बी लिखो या वैसे, ठीक है, पी ए बाई बी एन ए इंटरसेक्शन बी वर्क्स एज नंबर छोड़ दीजिए, नंबर क्यों दे रहा है, ए इंटरसेक्शन बी वर्क्स एज एन इवेंट एंड बी works as
सैंपल स्पेस। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने में ये इंटरसेक्शन वर्क करेगा इवेंट का, तो इवेंट बाय सैंपल स्पेस होता है, इवेंट बाय ये नंबर तो जोड़ ही देंगे है ना। तो ये आपका नोट्स में हो गया। दूसरा पी ए बटा बी प्लस पी ए डैश या बार लिखो बी बराबर 1। कैसे हम लोग पढ़े थे? पी इवेंट्स का प्लस पी नन अकरेंस बराबर 1, तो वही चीज है ये, ठीक है। तो ये इस चीज को आप ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। अब इतना ये थ्योरी पढ़ने के बाद जो प्रॉब्लम्स वगैरह है या इसके आगे का थ्योरी है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज बहुते पढ़े, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, स्वस्थ रहिए।